हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के मैं इस वीडियो में फिर से एक बार मैथ्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम आपके सभी डाउट जो कि आपने मुझे सेंड किए थे, साथ ही आपने पिछले जितने मॉक टेस्ट हुए उनके क्वेश्चन आपको जब नहीं आए थे वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीटेड में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि जैसे एग्जाम्पल कि 96 का जितने भी आपके गुणनखंड या बोला जाए 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आप कैसे बहुत जल्दी सॉल्व करें, तो इसके हम आज ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, आज के आपका पहला क्वेश्चन है जो आपने किसी ने पूछा था मुझसे। ये क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट का था कि पहला धन पूर्णांक क्या है। तो यहाँ ऑप्शन से 1, 3, 2, 0। सबसे पहले तो समझते हैं कि पूर्णांक होते क्या है। देखिए, पूर्णांक जो होते हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं जितनी भी हैं वो हमारे पूर्णांक होते हैं। यानी पूर्णांक का मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर या माइनस अनंत से लेकर जाते हुए, अगर जैसे यहाँ पे जाएंगे हम दाएं साइड जाएंगे तो -4, -3, -2, -1, फिर हमारा आ जाएगा 0, फिर 1, 2, 3। अब धनात्मक स्टार्ट रहेंगे और ये फिर धनात्मक अनंत तक जाएंगे। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रही संख्याएं ये सभी होते हैं हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि पहला धनात्मक क्या होगा, तो पहला धनात्मक पूर्णांक आपका 1, जबकि पहला ऋणात्मक क्या होगा, -1, क्योंकि यहाँ से ऋणात्मक शुरू है, यहाँ से धनात्मक शुरू है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि आपके जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला धनात्मक पूर्णांक 1 हो जाता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इसी से रिलेटेड है। यहाँ क्वेश्चन है कि क्या हम सबसे बड़ा धन पूर्णांक लिख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन से लिखा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता, कभी कभी लिखा जा सकता है, या फिर केवल एक स्थिति में लिखा जा सकता है। देखिए, तो क्या होगा यहाँ पर। अब अगर आपसे बात की जाए सबसे बड़े धन पूर्णांक, तो सबसे बड़ा जो धन पूर्णांक, देखिए यहाँ तो जितनी संख्या घट रही है घटती जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो जितनी भी संख्या होंगी वो इधर से घटती जाएंगी और यहाँ से हमारी संख्याएं जो है वो बढ़ रही हैं। तो अगर आप यहाँ से सबसे बड़े की बात, क्या आप सबसे बड़े निकाल सकते हैं। आपको पता है कि अनंत हमारा क्या होगा। आप कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्या आप ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते ना। तो इससे यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा 4 का बी जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा कि कभी नहीं हम लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा 4 का बी सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 मुझे सेंड किया था। क्वेश्चन है कि एक प्रकार के पुरुष किसी काम को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, इसको हम अब करके देखते हैं क्या होगा इसमें। एक प्रकार के पुरुष जो है वो किसी काम को 5 दिन में करते हैं। फिर है कि बी प्रकार के पुरुष जो उसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी प्रकार के पुरुष हैं वो 12 दिन में कर लेते हैं। फिर दिया हुआ है तथा सी प्रकार के पुरुष जो है उसी काम को 40 दिन में, तो सी प्रकार के पुरुष जो है वो 40 दिन में कर लेते हैं। अब बोला जा रहा है तब यदि ए प्रकार के 2 पुरुष, बी प्रकार के 3 पुरुष तथा सी प्रकार के 17 पुरुष सामूहिक रूप से कार्य करते हों तो कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होते हैं, ये आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम ये जो हमारा काम किया जा रहा है वो काम निकाल लें। और जो अगर हम काम की बात करें तो काम जो होता है ये जितनी संख्याएं जो जितने दिन में काम कर लेता है टोटल, तो हम क्या करें उसका एलसीएम निकालें। तो अगर हम 5, 12 और 40 का एलसीएम निकालें, यानी 5, 12 और 40 का अगर एलसीएम निकालें तो हमारा एलसीएम कितना आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना निकलेगा, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे सभी को पता होगा, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, यानी जो टोटल वर्क होगा ये 120 दिन नहीं, ये हमारा होगा टोटल वर्क, यानी टोटल जो काम होगा हमारा 120 निकल आएगा। अब हमारा काम ये होगा कि अगर हम जो जितने भी ए, बी और सी प्रकार के जो पुरुष थे हम उनका एक एक दिन का काम निकाल। देखिए, ये तो हमारा 5 दिन में पूरा टोटल काम कर लेते हैं। हम ये निकालें कि ए कितना काम एक दिन में कर लेता है। तो इसके लिए क्या करें, निकाल टोटल काम वो 5 दिन में कर लेता है। टोटल काम हमारा 120, तो अगर 5 का भाग 120 में दे दे तो हमारा क्या निकलेगा, ए द्वारा किया हुआ एक दिन का कार्य। तो जब 5 का भाग दिया 120 में तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे 24। 12 का भाग देंगे तो हो जाएगा 10, और जब 40 का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए ये क्या हमें 24 और 10, 3 क्या निकले, ये हमारे ए और बी सी के एक एक दिन के काम निकले। अब क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ था क्या पूछा जा रहा था कि ए प्रकार के 2 पुरुष, यानी ए प्रकार के 2 पुरुष प्लस
बी प्रकार के 3 पुरुष, बी प्रकार के 3 पुरुष, इसके बाद सी प्रकार के 17 पुरुष, सी प्रकार के 17 पुरुष। एक पुरुष करता है कितना काम एक दिन में 24, तो 2 पुरुष कितना कर पाएंगे। हम क्या करें, अगर ये सभी पुरुष एक दिन में काम करें, यानी एक दिन अगर काम करते हैं तो काम का कितना भाग खत्म कर लेते हैं। टोटल निकालना, पहले हम एक दिन का निकाल लेते हैं। तो ये सबकी जितनी एफिशिएंसी है इसको बोलते हैं एफिशिएंसी है, उनकी क्षमता है एक दिन में कार्य करने की। तो सबको निकाले, 2 गुणे 24 हो जाएगा, यहाँ 3 गुणे 10 हो जाएगा, यहाँ 17 गुणे 3 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ आएगा 48, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 51। आगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 129 जो होगा वो राइट आंसर, मतलब इसका जो एक दिन का किया हुआ काम निकलेगा। ये कितना निकला, ये हमारा निकला एक दिन का कार्य। टोटल कार्य कितना है 120, जैसे कि अगर अलग अलग निकालते तो भाग करके उसी तरह से मान ले। ये अब इसका भी निकालने की टोटल कितना समय लगेगा, तो टोटल लगा समय क्या होगा, 120 में भाग देते हैं हम किसका, 129 का। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा कितना, 40/43, यानी 40/43 डेज यानी दिन हमारा समय लगेगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 40/43। ठीक है, अगर ये बोला जाए कि टोटल काम का कितना काम पूरा कर चुका होगा, तो हम कह सकते हैं 40 भाग पूरा कर चुका होगा, कितने का, 43 का। ठीक है, अब आपका इसका आंसर मिल गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन जो हमारा फेसबुक ग्रुप है, अगर आप फेसबुक ग्रुप में नहीं है तो मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उस जो ग्रुप में मैंने क्वेश्चन डाला था कि n पदों का योग अगर ये 3n² + 6n है तो 15th पद यानी 15वें पद क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कंफ्यूज कर रहा था और ये क्वेश्चन इस टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। लेकिन n पदों को योग हमने मान लिया, n पदों को योग यानी Sn जो है 3n² 6n है। ठीक है, अगर हम बात करें पहला पद निकाले, ठीक है, यानी अगर S1 यानी n की जगह 1 रखिए तो कितना आएगा, 3 1 का स्क्वायर 6 1, तो हमारा फाइनली आ जाएगा 9। अगर हम निकाले S2 तो S2 कितना, n की जगह रख दे 2, तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ 6 दूनी 12, यानी S2 हो जाएगा 24। अगर हम बात करें, देखिए जब पदों की बात होती है यानी समानता श्रेणी की बात करते हैं तो पहला पद को हम A से डिनोट करते हैं और जो हमारा दूसरा पद, या कह सकते हैं पहले पद और दूसरे पद का जो अंतर होता है उसे हम D से डिनोट करते हैं। तो पहला पद और दूसरे पद का अंतर, दूसरा पद हमारा है 24, पहला पद हमारा 9, अंतर हमारा कितना होगा D, 24 माइनस करें 9 तो निकल आएगा हमारा 15, यानी 15 हमारा D यानी सार्वंतर हो गया और A हमारा हो गया प्रथम पद। अब देखिए nवां पद का एक फॉर्मूला होता है Tn = A + n - 1 × D। हमें कौन सा निकालना, हमें 15वां पद निकालना है। यानी अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि जितनी हमें वैल्यू सारी वैल्यूज पुट कर दी। 15वां पद हमें निकालना है, n की जगह 15 है जो कि T15 हमें सॉल्व करना है। A हमारा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। n हमें कितना निकाला, 15वां पद यानी n की जगह 15, ये तो हमें पता ही। और D हमारा अभी हमने 15 ही निकाला हुआ है तो D हमने यहाँ 15 रख दिया। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 9 निकला प्लस यहाँ 14 हो गया इंटू यहाँ 15। आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस हो जाएगा 210, यानी फाइनली हमारा आंसर जो आएगा 219 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। तो आपने समझ लिया इसका प्रोसेस क्या होता है। इस तरह के अगर आपको इन फ्यूचर आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज के जो क्वेश्चन है समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कि 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछे जा सकते हैं, सीटेट में पूछे जाते हैं और यूपी टेट हो गया। आप कोई भी अगर मैथ्स के, अगर कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी SSC सीजीएल किसी का भी एग्जाम दे रहा है तो इस टाइप क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम करते क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम क्या है कि 2 अंकों की संख्या की बात करें तो 7 से विभाज्य हम पहली 2 अंकों की संख्या बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 7 की जो 1 अंक की जो पहली संख्या होगी वो तो हमारी 7 ही होगी। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी, अगर इसका दुगना कर दें 14 ही तो होगी इसकी दूसरी संख्या, मतलब 2 अंकों की संख्या जो होगी 7 की, पहली 2 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य होगी वो 14 होगी।
पहले यही होगी ना। अब लेकिन अगर दूसरी की बात करें, दूसरी 2 अंकों की संख्या तो हमारा 21 निकाल सकते हैं 7 गुणे 3 करके, यानी 7 गुणे 2 हो गया, 7 गुणे 1 2, 7 गुणे 3, इस तरह से जितने भी 7 को करते जाएंगे तो हमारी संख्या निकाल लेंगे। लेकिन अब ऐसे आप गुणा करते निकालते रहे तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, हमें पहली तो पता चल गई 2 अंकों की 14, दूसरी पता चल गई 21। हमें क्या करना है, स्टेप क्वेश्चन श्रेणी बनानी है, ठीक है। अब क्या करें, लास्ट वाला हमें लेकिन नहीं पता, क्योंकि अगर लास्ट वाला पता चल जाए तो जैसे हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 किया था हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो लास्ट वाला अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमें ये तो पता है कि 2 अंकों की जो मैक्सिमम संख्या कितनी होती है, 99, ठीक है, मैक्सिमम 99 होती है। तो हम क्या करें, 99 में 7 का भाग दे दें। 7 का भाग हम इस 99 में देंगे, कितनी बार जाएगा, पहले तो 1 बार गया, यहाँ 2 हो गया, 9 हो गया, फिर 4 बार गया, 28 हो गया और 1 हो गया। यानी कि अब अगर भाग दे रहे पूरा जा रहा है, लेकिन बस 1 बच रहा है। अगर ये 1 ना होता तो पूरा भाग चला जाता 99। तो हम क्या करें, इसी 1 को इसमें 99 में घटा दें। 99 में जब हम 1 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 98, यानी 7 अंक की दूसरी 2 अंकों की जो संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी पर सबसे बड़ी वो 98 होगी। तो अंतिम से पता चल गया। दूसरे समय श्रेणी क्या हो जाएगी, 14, 21, 28 ऐसे डॉट जाते हैं 98। अब इन टोटल गिनती करने आप सोचें, बहुत टाइम लगेगा ना इनकी गिनती में, तो कैसे करते हैं। अब आपकी ये क्या, ये हमारी बन जाती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मैंने आपको समझाई थी, ऐसी श्रेणी जिसके 2 अंक कोई भी 2 अगर पद ले लें, यानी यहाँ पे बात होती है कंटिन्यूस पद, ऐसा नहीं इस पद और यहाँ तीसरा पद ले लिया, कोई भी क्रमागत पदों के अगर हम घटा दें तो उनका जो वैल्यू होगी वो इक्वल आएगी। यानी 14 21 घटाती है, अगर यहाँ पे आ जाता है 28 तो 21 में 8 घटाएंगे तब भी 7 आएगा, 14 में 21 घटाएंगे तब भी 7 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया था, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हमें अंतिम, ये Tn क्या होता है, अंतिम पद, यानी n की जगह हमें n निकालना है, ठीक है। अंतिम पद होता है हमारा Tn। अंतिम पद क्या हमारे श्रेणी का 98 थी, यहाँ पे Tn की जगह रखा 98, a हमारा पहला पद यानी 14 रख लिया, n ही तो हमें निकालना है कि कितनी संख्या है टोटल, और d हमारा सारवंतर कैसे बताया था पिछले वाले में। अब कोई 2 पदों को जो माइनस कर दे वही सारवंतर, 14 21 कर दे तो 7, या 21 28 तो 7, यही तो ये हमारा सारवंतर, यही जो 7 होता है डिफरेंस होता है यही हो जाएगा। तो d की जगह हमने रखा 7, आगे सॉल्व करें, यहाँ पे 14 हो जाएगा, और देखिए 14 को हम यहाँ से आके घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 84, यहाँ क्योंकि घट गया तो हट जाएगा, यहाँ n-1 इंटू 7 है, 7 का यहाँ भाग दिया तो n-1 इक्वल टू आ जाएगा 12 हो जाएगी। तो फाइनली n की वैल्यू जो होगी 13 हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन जो समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होती है तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा दूंगी जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आपसे पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 6 कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीटेट में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए और यहाँ तक कि मुझे याद भी हो गया कि एक आपके 96 करके क्वेश्चन और एक आपके 216 पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं जिससे आपके सभी सेट के जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आई थिंक ये जो 96 वाला क्वेश्चन है ये 2015 की सीटेट एग्जाम में आया हुआ था। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए हम छोटे क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाता कि 6 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल कितना होगा ये पूछा जाता, तो हम क्या करते हैं 6 के गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये तो आपको सभी को पता है, या तो 2 गुणे 3 कर देते हैं या 2 3 6 3 एकम 3, यानी हम ऐसे करते हैं 2 और 3 है इसके गुणनखंड, ठीक है। अब इसको देखो फॉर्मूला हमारे क्या दिया, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि देखिए आपको ये फॉर्मूला बहुत बड़ा सा लग रहा होगा। इसमें क्या होता है कि ए जो होता है ये हमारी होती हैं संख्या, ये मतलब गुणनखंड होती है। जैसे ए हमारा मान लिया 2 और बी हमारा हो गया मान लिया 3, और जो p और q क्या है इनके घाते हैं। जैसे 2 गुणे 3 को हम 2 की पावर 1 3 की पावर 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 क्या होगी हमारी होगी p, और ये जो 3 दूसरी वाले की पावर होगी हमारी q। इस तरह से अब देखिए कैसे, अगर आपसे ये दिया हो और आपसे अगर पूछा जाए कि इसके 6 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसकी जो पावर है इसमें 1 जोड़ा और -1 कर दिया, और ये 2 और 1 है इसको फिर अपॉन में लिख दिया, फिर से 3 लिया, 3 की पावर हमने क्या किया इसके वही पावर 1 + 1 किया, जो भी हो उसमें 1 जोड़ देना है, अपॉन में माइनस किया और अपॉन में 3 - 1 लिख दिया। अब बस इसे आप सॉल्व करना है। देखिए 2 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 2 - 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 3 की पावर हो जाएगी 2 - 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा,
2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4, 4 में 1 गया हो जाएगा 3, और यहाँ 3 तरह का ना 9 में 1 गया 8 बटे हो जाएगा 2, यानी फाइनल हमारा 12। तो इस तरह से 6 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग कितना होगा, 12 होगा। समझ गए होंगे। अब हम जो हमारा क्वेश्चन है 96 का गुणनखंड का योगफल हमें निकालना है, तो इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे। अब एक स्टेप पे अगर आपसे 96 की बात कीजिए, सबसे पहला काम क्या है हमारा, 96 के हमें करने हैं गुणनखंड। 96 गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 48, यहाँ भाग दिया 24 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 6, फिर 3 बार गया और फाइनली 3 का। तो ये हमारे यानी इसका मतलब को 2 की कितनी पावर हुई, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो गई, 3 की 1 पावर है। अब हमारा काम क्या होता है, हमने क्या बताया था, 2 की पावर 5 है तो इसमें 1 कर देंगे, 5 + 1 किया और यहाँ माइनस कर दी। कि आप इस टाइप क्वेश्चन को कई सारे कोई एग्जाम्पल है, आप इसको प्रैक्टिस करिए। एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगी जिसे आप खुद प्रैक्टिस करिएगा और आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना होगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, हमारा ये जो 2 - 1 इसी को नीचे कर लिया, फिर 3 की पावर 1 है, हमें क्या करना है, इसकी पावर में 1 जोड़ देना है, 1 + 1 - 1 किया और ये 3 - 1 को अपॉन में कर दिया। अब तक तो आपको क्लियर हो गया कि हम इस टाइप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। अब बस आपको क्या करना है, नॉर्मली सॉल्व करना है, जो कि आप बहुत आराम से कर लेंगे। 2 की पावर 6 - 1 होगा, नीचे तो 1 ही आ जाएगा। फिर यहाँ 3 की पावर 1 + 1 है, तो यानी 3 की पावर 2 - 1 हो जाएगा, 3 - 1 = 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करें, 2 की पावर 6, जब 2 की पावर 6 है 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 आ जाएगा, यानी 64 - 1 और 1 होगा यहाँ पे। 3 की पावर 2 यानी 3 तरह का 9 - 1 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 64 में 1 गया हो जाएगा हमारा 63 और गुणे हो जाएगा 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा, 252, यानी आपको जो ऑप्शन 1 है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 252 हमने निकाल लिया 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। अब हम क्या करते हैं, अब हम बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। हाँ देखिए, मैं आपको बोले आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको 216 का जितने भी धनात्मक गुणनखंड होते हैं उसका योगफल निकालना है। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ कि आपको 216 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालना है। ठीक है, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। तो आपको मुझे इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 के 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाकार आकृति का है। ठीक है, एक हमें 1 लीटर जूस का डिब्बा है, हमने बना लिया 1 लीटर जूस का डिब्बा जो कि हमारा घनाकार आकृति का है। ठीक है, इसमें कितना, इसमें हमारा 1 लीटर जूस भरा हुआ है। ठीक है, फिर है कि और उसका आधार वर्गाकार है। आधार वर्ग ऑब्वियसली होगा, मैं आपको जब मेन सोल्यूशन का फर्स्ट वीडियो बनाया तो आपको समझाया था जो हमारा वर्ग होता है ये टोटल 6 वर्ग से मिलकर बनता है हमारा एक घन। ये हमारा घन है, तो ऑब्वियसली इसका जो आधार होगा वर्ग होगा, यानी सभी इसके आधार ही होंगे, जो वर्ग ही होंगे। अभी बोला गया इसके आधार का जो हमारा वर्गाकार की जो माप है ये 8 × 8 है। यानी आधार की बात करें, आधार में क्या हमारी तो लंबाई है कि एक चौड़ाई, नहीं इसके एक लंबाई भी दी हुई है, चौड़ाई दी हुई, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं दी हुई घन की। नहीं, घन की लंबाई 8 दी हुई है, चौड़ाई भी दी हुई 8, लेकिन इस घन की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई हमें नहीं दी हुई है। अब बोला जा रहा है कि डिब्बे में जूस की गहराई किसके अधिक समीप होगी। देखिए भले हमें ऊंचाई नहीं दी, लेकिन हमें इसे अगर हम देखें घनाकार जो हमारा डिब्बा है इसका हमें आयतन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आयतन। आयतन का मतलब क्या, उसके अंदर कितनी चीज़ आ सकती है, कितना चीज़ आ सकती है, 1 लीटर, यही तो हमारा आयतन है। अब देखिए एक चीज़ आपको पता होगा या नहीं पता तो आप आज जान लेंगे कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, हमारी जो ये वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में दी हुई है और ये वैल्यू 1 लीटर जो लीटर में दी हुई है। तो हम ये तो कह सकते हैं ना, अगर इस घन का आयतन निकाले तो घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे जो घन है, घन का देखिए ये लंबाई, अब वैसे आप कहेंगे तो घन है तो सारे तीनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि 1 लीटर और हमारा जो घन है उसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका घन का आयतन निकाल, हम मान चलते हैं हमारा घन ना होकर घनाभ है, और घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LBH होता है। तो हम क्या करें, निकाल लेते हैं L × B × H। ये जो आयतन होगा ये आयतन किसके बराबर होगा, ये जो 1 लीटर हमें गिवन है, दिया हुआ है, तो इस 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। L और B दिया हुआ 8 × 8, H हमें नहीं पता, ये आपके सीटेट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2015 का शायद क्वेश्चन है,
या नहीं 2018 का शायद ये क्वेश्चन है। एच हमें निकालना है 1 लीटर का मतलब, क्योंकि सेंटीमीटर तो ये वैल्यू भी तो सेंटीमीटर में हो चाहिए इक्वल, एक ही यूनिट में हम काम करते हैं। जैसे याद होगा मिलीलीटर और लीटर वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, लीटर को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते थे। तो यहाँ पर सेंटीमीटर हमने लीटर को भी मिलीलीटर में लीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो क्या 1000, 1 लीटर को हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर जो सेंटीमीटर क्यूब है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये एच सेंटीमीटर। अब सॉल्व करना है, 8 एच किया 1000 हो गया, भाग गया कितने का 8 8 गुणे 64 हो जाता है। और जब ऐसे आप सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा 15.625। जब आप सॉल्व करें इतना निकलेगा। क्वेश्चन बोला है कि किसके अधिक समीप होगा। अब आप खुद आंसर आपने ऑप्शंस देखे 22, 16, 18, 20, ये लगभग किसके, लगभग ये 16 आ रहा है ना, 15.6 नहीं लगभग 16 आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो क्वेश्चन में बहुत बार, जैसे कि मैंने आपको 96 वाला जो आपको गुणनखंडों का योगफल वाला क्वेश्चन बताया था, उसी तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत ही रिपीट होता है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी मानचित्र पर 3/4 सेंटीमीटर की लंबाई भूमि पर 240 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यानी क्या दिया हुआ, जो हमारा 3/4 ये जो सेंटीमीटर है, यानी ये मानचित्र की इतनी सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 240 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यानी 3/4 बराबर 240 सेंटीमीटर। हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हम 1 सेंटीमीटर निकालें। 1 सेंटीमीटर निकालने मतलब इसको यहाँ भेजा 240, 4 का गुणा हो जाएगा 4/3। सॉल्व किया तो हमारा कितना आएगा, सॉल्व करने पर हमारा आ जाएगा 320। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 320 किलोमीटर के। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है कि यदि भूमि पर 2 नगर 1120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो तो इस मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। देखिए 320 किलोमीटर का बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो बोला जा रहा है कि 1120 किलोमीटर की दूरी कितनी होगी। यही तो आपसे बात की है, क्वेश्चन का मतलब यही तो हुआ। तो अब क्या आप इसको उल्टा कर सकते हैं कि अगर 320 किलोमीटर दूरी बराबर है 1 सेंटीमीटर, बात तो बराबर है, 1 सेंटीमीटर बराबर 320 किलोमीटर या 320 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर के, निकालना क्या है तो 1120 किलोमीटर कितने के बराबर होगा। 1120 का हमने गुणा किया 1 के साथ, 320 का यहाँ भाग चला जाएगा। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, सॉल्व करने पर हमारा 3.5, यानी ऑप्शन आपको जो 3 दिया हुआ सही हो जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा राइट। यानी 1120 किलोमीटर दूरी जो होगी मानचित्र पर या मैप पर 3.5 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह से जो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था, आपके लास्ट मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था। अगर आप में से कोई मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो जरूर दिया करिए, आपके से स्पीड, प्रैक्टिस, एक्यूरेसी सब कुछ मेंटेन हो जाती है। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि चित्र में प्रदर्शित त्रिभुज PQR में कोण Q = 25 डिग्री है, कोण R = 65 डिग्री है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। मैं काम करती हूँ, मैं भी एक फिगर बना लेती हूँ जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये हमारा दिया 25 डिग्री, ये हमारा दिया 65 डिग्री, ये हमारी भुजा R P और ये हमारा Q। अब ये बोला जा रहा है कौन सा सत्य है। देखिए काम करें, हम सबसे पहले ये जो कोण है इस कोण को निकाल लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, यानी 25 + 65। ये जो कोण है हमारा नहीं पता है, कोण QPR, यानी कोण QPR ये वाला जो कोण है ये कितना बराबर है 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। अब अगर त्रिभुज QPR निकालें तो कितना होगा 180 माइनस 2526 में जोड़ेंगे हो जाएगा 90। यानी फाइनली QPR की वैल्यू कितनी निकली कि 90 डिग्री हो जाएगी। यानी अगर ये हमारा त्रिभुज यानी कोण QPR है 90 डिग्री, अगर हमें इसी चीज़ का हम उल्टा ले लिया, चलिए नहीं भी लेते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा लंब नहीं होगा, जो PR है ये हमारा लंब होगा ना। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी होती है कर्ण, तो ये हमारा होगा कर्ण। और ये अगर लंब है ये कर्ण है तो ये हमारा क्या बचा, ये बचा हमारा आधार। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में ये कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है यानी QR, यानी QR का स्क्वायर = लंब कितना है PR, PR का स्क्वायर, और आधार कितना है
QP यानी QP का स्क्वायर। ये आया। अब देखिए ऑप्शन से अपने मैच करिए, यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन अगर आप बी देखते हो तो उसमें क्या दिया, QR इक्वल टू यानी PQ प्लस RQ, इसको मैंने उल्टा कर दिया है, कोई बात नहीं। PQ प्लस RP इक्वल टू हो जाएगा QR स्क्वायर के। तो आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी आपका लास्ट मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था कि यदि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उनका भागफल 35/24 है तो इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। देखिए क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हमारा काम है, हमने मान लिया कि एक भिन्न हमारी x है और एक भिन्न हमारे y। अब कहते हैं ये तो भिन्न नहीं है। देखिए वो सभी भिन्न होती है जिसके हम अपॉन में 1 कर, इसके जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं, और साथ ही Q हमारा जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, वो सभी हमारी क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। अगर x/1 लिख सकते हैं, y/1, ये हमारे भिन्न ही तो हो गए एक तरह से। तो हम क्या, हमने मान ली एक हमारी x है एक हमारी y है। अब बोला जा रहा है इन दोनों भिन्नों का गुणनफल 14/15 यानी x और y इक्वल टू है 14/15 है। एक ये कंडीशन दी हुई है, हमने इक्वेशन फर्स्ट कर ली, और दोनों का भागफल x/y इक्वल टू है 35/24 है, हमने इक्वेशन सेकंड कर ली। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, बस क्या करना है, x और y की वैल्यू तो निकालनी है। हमने क्या किया, हम क्या x की हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी, हमने y हमने यहाँ से निकाला तो 14/15 यहाँ पे x हो गया, और इस y को हमने पुट किया यहाँ जाकर। तो x यहाँ y की जगह कितना लिखा 14, और ऊपर चला गया हमारा 15x स्क्वायर 35/24 किया। ठीक है, अब क्या करें, बस इसको बाद हमें सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x होगा तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 15/14 और यहाँ है 35/24। सॉल्व करना है, 5 से इसको यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये 7 बार चल जाएगा, यहाँ से करें 3 बार हो जाएगा, यहाँ पे 2 से करें 7 बार चल जाएगा, यहाँ 2 से करें 12 बार चलेगा। अब फाइनली सॉल्व करें तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, हमारी ये 7 यानी 49 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ चले 36 हो जाएगा। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी निकलेगी, फाइनली x की वैल्यू 7/6 हो जाएगी। देखिए अब देखिए हमें ये तो नहीं पता कि ये बड़ी है छोटी, हमें बड़ी छोटी तभी पता चलेगी जब इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर लें, यहाँ जगह इनमें पुट करके जब y की वैल्यू पता चले। जैसे कि आपसे बोला जाए कि दो संख्या, इनमें से एक संख्या 2 है और एक संख्या में नहीं पता, तो आप हम कह सकते हैं क्या कि 2 बड़ा है। जब तक हम नहीं कह सकते, जब तक कि हमें दूसरी संख्या जो y नहीं पता, तब तक हमने बिना कंपैरिजन के हम नहीं कह सकते कि ये बड़ी है या छोटी है। हमने x की वैल्यू निकाली, हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट हमारे थे x × y इक्वल टू 14/15, इसमें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 7/6 है, यहाँ पे y है इक्वल टू 14/15 है। y सॉल्व किया हमने इसको भी, तो हमारा कितना आएगा, तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, y इसको 4/5 आ जाएगा। हाँ ठीक है 4/5। अब आप खुद देखिए, एक हमारी आ रही 7/6, एक हमारी 4/5, यानी इसका मतलब होगा ये तो 0.8 के करीब आएगी, 4/5 का मतलब है, और 7/6 का मतलब है कि ये करीब 1.2 के आसपास, ऐसे करके 1.1 के आसपास करेगी। तो ये कह सकते हैं नॉर्मली कि x की वैल्यू ज़्यादा यानी 7/6 हमारे सही हो जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन बी 7/6 यानी x हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी और जो कि y हमारी छोटी होगी। तो सबसे हमारे आज के जो क्वेश्चन है, आपके जो डाउट्स से क्लियर होते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारे कल होगी, और कल हमारा ईवीएस का मॉक टेस्ट होगा और आपका पूरे 30 क्वेश्चन का ईवीएस का मॉक टेस्ट होगा। तो कल वाली वीडियो में मिलते हैं। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और सारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।